मेरा नाम जानकी है। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है और इशारे से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने अपनी बेटी से चुप रहने के लिए कहा। तो डर कर वो मेरी तरफ देखने लगी। उस टाइम घर में मेरी बहू के अलावा कोई नहीं था जो इस तरह छुपकर हम माँ बेटी की बातें सुनता। मुझे अपनी बहू के ऐसे छुपकर बातें सुनने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे पता था कि वो मेरी बातें सुनती रहती है और ख़ासकर जब मेरी बेटी मेरे घर आती है तो हम दोनों माँ बेटी पर वो नज़र रखती है, क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी बातें सुनकर उन्हें पकड़कर लड़ाई करवाना अच्छे से जानती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे के कान भरे। मेरे पति का नाम कौशल था और मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जब मैं पहली बार उस घर में आई थी तो सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। नया घर, नए लोग, नई जिंदगी शुरू हो रही थी। उस घर में मेरे पति के अलावा मेरी सास और मेरी ननंद भी रहती थी। शुरू के दिनों में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बहुत अच्छे घर में आ गई हूँ, क्योंकि मेरी सास और ननंद मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी और मेरी ननंद भी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वो हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे पूछती थी कि भाभी, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर के ज़्यादातर काम भी वही करती थी। सुबह जल्दी उठकर वो पूरे घर की सफाई करती, फिर रसोई में जाकर खाना बनाती और मेरी सास की भी मदद करती थी। और मुझे अक्सर कहती कि भाभी, आप आराम कीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर बाहर से तो मुझे अच्छा लगता था, मगर मेरे मन में कहीं न कहीं एक अलग ही भावना धीरे धीरे पैदा होने लगी थी। मेरे पति कौशल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका अपना बड़ा काम था और वो सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और देर रात को वापस आते थे। उनका ज़्यादातर समय अपने काम में ही बीतता था, मगर जब भी वो घर आते थे तो सबके साथ बराबर प्यार से बात करते थे। वो अपनी माँ का भी बहुत सम्मान करते थे और अपनी बहन से भी बहुत प्यार करते थे। और यही बात धीरे धीरे मुझे चुभने लगी थी। मुझे लगता था कि वो जितना मुझे महत्व देते हैं उतना ही अपनी माँ और बहन को भी देते हैं, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता था कि शादी के बाद पति को सबसे ज़्यादा महत्व अपनी पत्नी को देना चाहिए, मगर कौशल अपनी माँ और बहन का भी उतना ही ध्यान रखते थे। वो जब भी बाजार जाते तो कभी अपनी माँ के लिए कुछ ले आते तो कभी अपनी बहन के लिए, और जब वो मुझे भी कुछ देते तो साथ में उनके लिए भी चीज़ें लाते थे। ये सब देखकर मेरे मन में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि कौशल का सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर हो, मगर ऐसा नहीं था। मेरी ननंद घर के सारे काम करती थी और मैं पूरे दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। वो मेरे पास आकर मुस्कुराती और पूछती थी कि भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं आपके लिए चाय बना दूं या कुछ और लेकर आऊं? और मैं कभी कभी उस पर हुक्म चलाने लगती थी, जैसे वो मेरी नौकर हो, और फिर भी वो बिना कुछ कहे मेरी हर बात मान लेती थी। उसकी इस आदत से भी मुझे अजीब सा लगता था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा मानती थी, मगर मेरे मन में उसके लिए उतनी अच्छी भावना नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में और ज्यादा शक और जलन भर दी। उस दिन मेरी ननंद का जन्मदिन था। घर में सुबह से ही हल्की हल्की खुशी का माहौल था। मेरी सास उसे आशीर्वाद दे रही थी और वो बहुत खुश लग रही थी। शाम को जब कौशल अपने ऑफिस से घर लौटे तो उनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक था। उन्होंने आते ही अपनी बहन को बुलाया और उसे चुपके से अपने कमरे में ले गए, और मैं उस समय ड्राइंग रूम में बैठी थी और मैंने ये सब देख लिया था। मेरे मन में तुरंत शक पैदा हो गया कि वो क्या चीज़ है जो मुझसे छुपाकर दी जा रही है। कुछ देर के बाद जब मेरी ननंद अपने कमरे में चली गई तो मैं भी धीरे से उसके कमरे की तरफ गई। जब मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो मेरी नज़र टेबल पर रखे उस गिफ्ट पर पड़ी। वो बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था और उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कोई बहुत ख़ास चीज़ है। ये देखकर मेरे दिल में गुस्सा भर गया। मैंने सोचा कि मेरे पति ने मुझसे छुपाकर अपनी बहन को ये गिफ्ट दिया है। अगर एक गिफ्ट छुपाकर दिया जा सकता है तो पता नहीं और कितनी चीज़ें हैं वो मुझसे छुपाकर उसे देते होंगे। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे पति अपनी बहन को मुझसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं वहाँ खड़ी उस गिफ्ट को देखती रही और मेरे मन में जलन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती थी कि मेरे पति का प्यार और ध्यान सिर्फ मेरे लिए हो, मगर यहाँ तो वो अपनी माँ और बहन को भी उतना ही महत्व दे रहे थे। उस दिन से मेरे मन में अपनी ननद के लिए एक अजीब सी नाराजगी पैदा होने लगी थी और मुझे लगने लगा था कि अगर वो इस घर में नहीं होती तो शायद मेरे पति का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर होता। यही सोच सोच कर मेरे मन में उसके लिए जलन और भी बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में ये सब क्यों हो रहा है। मगर सच यही था कि मैं अपने पति का प्यार किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। कई साल धीरे धीरे बीत गए और समय के साथ मेरी जिंदगी भी बदलती चली गई। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी, तब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और मुझे लगता था कि इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन समय के साथ मेरे 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। मेरे बेटे का नाम राहुल था और मेरी बेटी का नाम दिव्या था। बच्चों के आने से घर में रौनक तो बढ़ गई थी, मगर मेरे मन के अंदर जो स्वार्थ और जलन थी, वो कम होने के बजाय कहीं न कहीं और गहरी होती जा रही थी। मेरी ननंद रिया अभी भी उसी घर में रहती थी और पहले की तरह ही घर के सारे काम करती थी। सुबह सबसे पहले वही उठती थी, आंगन में पानी छिड़कती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, फिर रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाती थी। उसके बाद नाश्ता तैयार करती थी और मेरी सास की भी मदद करती थी। मेरी सास उम्र में बड़ी थी, इसलिए रिया उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो उन्हें समय पर दवा देती थी, उनके पास बैठकर बातें करती थी और उनका हर छोटा बड़ा काम संभालती थी। मेरे लिए भी वो हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। वो रोज मेरे कमरे में आकर मुस्कुराकर पूछती थी कि भाभी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं अभी ले आती हूँ। कई बार वो मेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी ताकि मुझे कोई परेशानी न हो, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कभी सच्चा अपनापन नहीं आया। सच तो ये था कि मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। मुझे अच्छा लगता था कि घर का सारा काम वही करती है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं पूरे दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी, कभी टीवी देखती, कभी फोन पर बातें करती और कभी यूं ही समय बिताती। मुझे लगता था कि जब तक रिया इस घर में है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी न हो। अगर उसकी शादी हो जाती तो घर का सारा काम मेरे ऊपर आ जाता और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए जब भी घर में उसकी शादी की बात होती, मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। कभी मैं कहती कि अभी रिया छोटी है, अभी कुछ साल बाद देखेंगे। कभी कहती कि अभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मेरी सास कई बार कहती थी कि बेटी की शादी समय पर हो जानी चाहिए, लेकिन मैं हर बार उन्हें किसी न किसी तरह समझा देती थी। रिया भी कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी, वो चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी और जो भी फैसला घर के बड़े लेते उसे मान लेती थी। कभी कभी मैं उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी देखती थी, लेकिन तब भी मैंने कभी उसके मन की बात जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ अपने आराम की चिंता थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी ये चाल नहीं चली। उस दिन शाम को मेरे पति कौशल ऑफिस से घर लौटे तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जैसे ही वो घर में आए, उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि आज उन्हें ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में जो मैनेजर काम करता है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और अच्छे परिवार से है। उन्हें वो लड़का रिया के लिए बहुत पसंद आया और आज शाम को वो अपने परिवार के साथ रिया को देखने हमारे घर आने वाले हैं। ये बात सुनते ही रिया के चेहरे पर खुशी आ गई। उसकी आंखों में चमक थी और वो थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी। शायद वो भी अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे मन में बेचैनी और गुस्सा भर गया। मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे हाथों से निकल रही हो। मैंने तुरंत अपने पति से कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है? रिया की शादी कुछ समय के बाद भी तो हो सकती है। हम आराम से कोई और अच्छा रिश्ता देख सकते हैं। लेकिन इस बार कौशल ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब बहुत समय हो चुका है और वो अपनी बहन की शादी को और देर तक नहीं टालना चाहते। उन्होंने कहा कि रिया भी अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। मुझे लगा जैसे मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि कौशल मेरे स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्हें पता था कि मुझे उनकी माँ और बहन से उनका ज्यादा लगाव पसंद नहीं है। कई बार वो मुझे इस बात के लिए समझा भी चुके थे और कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। इसलिए इस बार उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। शाम को लड़के वाले हमारे घर पर आए।
घर में हल्की सी सजावट का माहौल था। मेरी सास ने रिया को अच्छे कपड़े पहनाए और उसे तैयार किया। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। जब लड़के वाले आए तो उन्होंने रिया से बातें की, उसके स्वभाव को देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने कह दिया कि उन्हें रिया बहुत पसंद है। अगर हमें भी रिश्ता मंजूर हो तो वो ये शादी जल्दी करना चाहते हैं। ये सुनकर घर में खुशी का माहौल बन गया। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा घर मिल गया था। लेकिन मेरे मन में खुशी की जगह सिर्फ जलन और नाराजगी थी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। लड़के वालों को भी जल्दी थी, इसलिए सिर्फ 2 महीने बाद शादी रखने का फैसला हुआ। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं थी। मुझे बार बार यही लग रहा था कि रिया के जाने के बाद घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब रिया की शादी हो गई। शादी के दिन वो बहुत सुंदर लग रही थी। जब उसकी विदाई हुई तो मेरी सास बहुत रो रही थी। रिया भी भावुक हो गई थी, लेकिन वो सबको समझा रही थी कि वो खुश है और अपने नए घर में अच्छी तरह रहेगी। शादी के बाद कुछ समय बीत गया। एक दिन मैं रिया के घर उससे मिलने गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि उसका पति उससे बहुत प्यार से बात कर रहा है। उसकी सास भी उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। घर का माहौल बहुत अच्छा था। रिया के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मेरे दिल में फिर से जलन पैदा हो गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपनी नई जिंदगी में इतनी खुश है। मैं थोड़ी देर वहां बैठी और फिर जल्दी से वापस अपने घर लौट आई। लेकिन मैं अब कुछ और नहीं कर सकती थी। समय आगे बढ़ चुका था। इस बीच मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। राहुल और दिव्या अब समझदार होने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अपने बच्चे भी मुझसे दूर होते जा रहे हैं। वो मेरा इतना सम्मान नहीं करते थे जितना एक माँ का होना चाहिए। कई बार वो मेरी बातों को अनदेखा कर देते थे और कभी कभी मुझसे उल्टा जवाब भी दे देते थे। शायद इसकी वजह भी मैं खुद थी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचा था। मैंने अपनी ननद को परेशान करने और अपने आराम के बारे में सोचने में ही समय बिताया था। मैंने अपने बच्चों की परवरिश पर कभी सही ध्यान नहीं दिया, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके व्यवहार में वही कमी साफ दिखाई देने लगी थी। तब मुझे पहली बार यह एहसास होने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। लेकिन समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। अब जो कुछ भी हो चुका था उसका असर मेरी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा था। और मैं धीरे धीरे ये समझने लगी थी कि इंसान अगर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तो एक दिन वही स्वार्थ उसकी जिंदगी में खालीपन और पछतावा छोड़ जाता है। एक दिन की बात है, मेरे पति कौशल हमेशा की तरह सुबह ऑफिस गए थे। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर चाय पी, थोड़ी देर अखबार पढ़ा और फिर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। जाते समय उन्होंने हमेशा की तरह मुझसे कहा कि शाम को थोड़ा देर हो सकती है, क्योंकि ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें इस घर से जाते हुए देखा था। दिन धीरे धीरे बीतता गया और मैं अपने रोज़ के कामों में लगी रही। शाम का समय हो गया था और मैं उनके घर आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब मेरे पति अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार से आया और उसने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार बुरी तरह से टूट गई और आसपास के लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। लोगों के अनुसार हादसा इतना अचानक और जोरदार था कि मेरे पति को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने तुरंत उन्हें कार से बाहर निकाला और जल्दी से पास के अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैं घर पर थी और रोज की तरह अपने काम कर रही थी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी की आवाज आ रही थी। वो बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या आप कौशल जी की पत्नी बोल रही हैं? जैसे ही मैंने हाँ कहा, मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा कि रास्ते में उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो गया और हालत बहुत गंभीर है। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे अचानक पूरी दुनिया मेरे सामने अंधेरी हो गई हो।
मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे मुंह से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी मुझे अपने बेटे राहुल का ख्याल आया। वो उस समय अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। मैंने तुरंत उसे फोन किया और रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया। मेरी आवाज सुनकर ही राहुल समझ गया था कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। वो तुरंत अपने दोस्तों को छोड़कर भागता हुआ घर आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने मुझे रोते हुए देखा तो वो भी घबरा गया। उसने मुझे संभालने की कोशिश की और तुरंत उस जगह की तरफ निकल गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। जब राहुल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर भीड़ लगी हुई है और एक कार पूरी तरह टूट चुकी है। लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि हादसा बहुत भयानक था और एक आदमी को कुछ लोग तुरंत अस्पताल लेकर गए हैं। राहुल का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो बिना एक पल भी गंवाए तुरंत अस्पताल की तरफ भागा। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहां जो खबर उसे मिली, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। ये सुनते ही राहुल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं पर बैठ गया। उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर मुझे ये खबर कैसे बताएगा। कुछ समय के बाद अस्पताल से फोन आया और मुझे बताया गया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का सहारा ही खत्म हो गया हो। मैं जोर जोर से रोने लगी और बार बार यही कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है। जब उनके शरीर को घर लाया गया तो घर में मातम छा गया। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ मैंने इतने साल बिताए, वो अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर बिखर गया हो। मेरे बच्चों पर भी इस घटना का बहुत गहरा असर पड़ा। मेरा बेटा राहुल अंदर से टूट गया था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाकर खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसने धीरे धीरे अपने पिता का कारोबार संभालना शुरू कर दिया और दिन रात मेहनत करने लगा ताकि घर ठीक से चल सके। लेकिन मेरी बेटी दिव्या का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था। वो पहले से ही थोड़ी लापरवाह हो चुकी थी, लेकिन पिता की मौत के बाद वो पूरी तरह से बिगड़ गई। उसे घर की किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वो देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहती और अक्सर पार्टियों में जाती थी। कई बार वो रात को बहुत देर से घर आती थी और कभी कभी तो सुबह तक भी बाहर रहती थी। उसका ये व्यवहार देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी पता था कि इसके पीछे मेरी अपनी गलती थी। मैंने कभी अपने बच्चों की सही परवरिश पर ध्यान नहीं दिया था। मैं हमेशा अपनी ननद से जलने और अपने आराम के बारे में सोचने में लगी रहती थी। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश ही नहीं की और अब जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके व्यवहार में वही कमी साफ दिखाई दे रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और राहुल ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो दिन रात मेहनत करता था और अपने पिता के कारोबार को संभालने लगा था। एक दिन अचानक वो घर आया और उसके साथ एक लड़की भी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। राहुल ने मुझे देखकर कहा कि माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कह रहे हो तुम? तब उसने बताया कि उस लड़की का नाम नैना है और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है, क्योंकि नैना के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा कि वो नैना से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मैं ये सब सुनकर पूरी तरह से चुप हो गई। मैंने उससे कहा कि बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे कर ली? लेकिन राहुल ने सख्त आवाज में कहा कि अगर मैंने नैना को इस घर में जगह नहीं दी तो वो भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर मैं मजबूर हो गई। मेरी बेटी पहले ही मेरे हाथों से निकल चुकी थी और अगर मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाता तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती। इसलिए मैंने मजबूरी में नैना को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि नैना बहुत चालाक लड़की है। वो हर समय मेरे बेटे के कान भरती रहती थी और कोशिश करती थी कि राहुल सिर्फ उसी की बातें माने। मेरी बेटी दिव्या का देर रात तक बाहर रहना राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं था और नैना इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती रहती थी। घर में धीरे धीरे
तनाव बढ़ने लगा था। नैना ने पहले ही दिन से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और वो नहीं चाहती थी कि मैं या मेरी बेटी राहुल के करीब रहें। उस समय मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि जिस घर को मैंने कभी अपने स्वार्थ और गलतियों से कमजोर कर दिया था, अब वही घर मेरे सामने धीरे धीरे टूटता जा रहा था और मैं चाहकर भी उसे संभाल नहीं पा रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे जीवन की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। मेरे पति के जाने के बाद जैसे घर का माहौल ही बदल गया था। पहले घर में चाहे छोटी मोटी परेशानियां होती थी, लेकिन फिर भी एक अपनापन था, एक सहारा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पति हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं थे, तो मुझे हर चीज अकेले ही सहनी पड़ रही थी। मेरा बेटा राहुल अब घर और कारोबार दोनों संभाल रहा था, लेकिन उसकी शादी के बाद घर में एक नया तनाव भी आ गया था। मेरी बहू नैना का बर्ताव धीरे धीरे मेरे साथ बहुत खराब होता जा रहा था। शुरू शुरू में वो सामने से तो मीठा बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने देती थी, कभी मेरे काम में कमी निकालती थी और कई बार तो राहुल के सामने मेरी शिकायत भी कर देती थी। राहुल पहले जैसा नहीं रहा था, वो अब ज्यादातर नैना की ही बातें मानता था। जब भी घर में कोई बात होती, वो बिना पूरी बात समझे मेरी जगह नैना का साथ देता। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत चोट लगती थी, लेकिन मैं चुप रह जाती थी क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। इसी बीच मेरी बेटी दिव्या भी कॉलेज में पढ़ रही थी। वो पहले से ही थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी और पिता के जाने के बाद तो वो और भी बदल गई। वो अक्सर दोस्तों के साथ बाहर रहती थी, देर रात घर आती थी और कई बार तो घर की किसी बात में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं होती थी। मैं कई बार उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। दिव्या कॉलेज से वापस आई। उस दिन वो कुछ अलग सी लग रही थी। वो सीधे मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी, जैसे वो मुझसे कोई जरूरी बात कहना चाहती हो। मैंने उसे देखा और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी चुप क्यों हो? तब उसने धीरे से कहा कि माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा कि हाँ बेटी, बताओ क्या बात है। कुछ पल वो चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि उसके कॉलेज में एक लड़का है और वो उसे बहुत पसंद करती है। उसने कहा कि वो उससे काफी समय से बात कर रही है और अब वो उससे शादी करना चाहती है। ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी अचानक ऐसी बात करेगी। मेरे मन में तुरंत डर और चिंता आ गई। मुझे लगा कि कहीं वो भी वही गलती ना कर बैठे जो मेरे बेटे ने की थी। मैंने तुरंत उसे मना कर दिया और कहा कि ये सब ठीक नहीं है। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा कि मैं उसकी शादी इस तरह किसी लड़के से नहीं होने दूंगी। मैंने कहा कि उसके भाई ने जो किया वो पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था और मैं नहीं चाहती कि वो भी बिना सोचे समझे ऐसा कोई फैसला ले। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि शादी बहुत बड़ा फैसला होता है और ये सिर्फ पसंद या प्यार से नहीं चलती। मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो हर तरह से अच्छा हो, जिसका परिवार अच्छा हो और जो उसे जिंदगी भर खुश रख सके। इसलिए मैंने उससे कहा कि उसकी शादी मैं अपनी पसंद के लड़के से करूंगी, जैसे हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर अच्छा बसे। लेकिन मेरी ये बात सुनकर दिव्या अचानक गुस्से में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, जब भाई ने अपनी पसंद से शादी की थी और भाभी को घर लेकर आए थे, तब तो आपने उनसे कुछ नहीं कहा, तब आपको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज जब मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे रोक रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसने आगे कहा, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आप हमेशा कहती थी कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज लग रहा है कि आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रही। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। उसकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थी। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेरी अपनी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही है। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका, तो शायद वो जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर लेगी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। फिर मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि बात सिर्फ पसंद की नहीं है बेटा। मैंने उसे समझाया कि उसका भाई राहुल वैसे ही उसके देर रात घर आने और पार्टियों में जाने से नाराज रहता है।
वो पहले से ही उसकी आदतों से खुश नहीं है। अगर अब वो अपनी पसंद से शादी करने की जिद करेगी, तो राहुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हो सकता है कि वो उससे बहुत नाराज़ हो जाए और दोनों भाई-बहन के बीच दूरी और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मेरी बात सुनकर दिव्या ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि माँ, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भाई ने अपनी पसंद से शादी की थी, तब उन्होंने भी तो हमारे बारे में नहीं सोचा था। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। एक तरफ मेरा बेटा था, जो वो अपनी पत्नी के कहने पर चलता था, और दूसरी तरफ मेरी बेटी थी, जो मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। उस दिन मैं अपने कमरे में बहुत देर तक बैठी सोचती रही। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने अपने बच्चों की परवरिश पर सही समय पर ध्यान दिया होता, अगर मैंने उन्हें सही रास्ता दिखाया होता, तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। मुझे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय गलत बातों में बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा अपनी नंद से जलती रही, अपने आराम के बारे में सोचती रही और घर की छोटी-छोटी बातों में उलझी रही। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें मेरी ज़रूरत है। उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाने की ज़रूरत है। आज जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि कहीं न कहीं उनकी गलतियों के पीछे मेरी ही गलती है। पहले ही मेरा बेटा अपनी पसंद की शादी कर चुका था और उसकी पत्नी नैना हर समय उसके कान भरती रहती थी। वो अक्सर राहुल को मेरे और दिव्या के खिलाफ भड़काती रहती थी। कई बार मैं देखती थी कि राहुल हमसे बिना वजह नाराज़ हो जाता था। शायद वो नैना की बातों से प्रभावित हो चुका था। वैसे ही इस घर में मेरा जीना पहले से ही मुश्किल हो गया था और अब मेरी बेटी भी इस तरह की बातें करने लगी थी। उस दिन मैं बहुत देर तक सोचती रही। मेरे मन में डर था कि कहीं मेरी बेटी भी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। लेकिन साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं, कैसे रोकूं और कैसे अपने परिवार को टूटने से बचाऊं। उस समय मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत भारी लग रही थी और मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिनकी सज़ा आज मुझे इस तरह मिल रही है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो चिंता और घबराहट थी, वो हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरा बेटा राहुल अब कारोबार संभाल रहा था और दिन रात काम में लगा रहता था, लेकिन उसकी शादी के बाद घर में एक नया तनाव भी आ गया था। मेरी बहू नैना का व्यवहार मेरे साथ धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। शुरू में वो सामने से मीठा बोलती थी, लेकिन समय के साथ उसका असली स्वभाव सामने आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने देती थी, कभी मेरे काम में कमी निकालती थी और कई बार राहुल के सामने मेरी शिकायत भी कर देती थी। राहुल पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो ज्यादातर अपनी पत्नी की बातों पर ही भरोसा करता था। जब भी घर में कोई बात होती, तो वो पूरी सच्चाई जाने बिना ही मेरी जगह नैना की तरफ खड़ा हो जाता था। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत दुख होता था, लेकिन मैं चुप रह जाती थी। एक दिन सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मैं रोज की तरह जल्दी उठ गई थी और रसोई में चाय बना रही थी। तभी मैंने देखा कि दिव्या भी उस दिन बहुत जल्दी उठ गई थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आम तौर पर वो इतनी सुबह कभी तैयार नहीं होती थी, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि बेटी, आज तुम इतनी सुबह और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? उसने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाते हुए कहा, माँ, आज मेरा कॉलेज में एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। हो सकता है आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। मैंने उसे कहा कि ठीक है बेटी, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना और अगर देर हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। उसने जल्दी से सर हिलाया और घर से बाहर चली गई। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उस दिन ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। दिव्या के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरी बहू नैना मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही ताना मारने वाला भाव था। उसने आते ही कहा, आज आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है, कहाँ गई है? मैंने शांत आवाज में कहा कि वो कॉलेज गई है, आज उसका टेस्ट है। मेरी बात सुनते ही वो हल्का सा हंसकर बोली, आपकी बेटी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो आपसे झूठ बोलकर कहीं और चली गई हो। वैसे भी उसके रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। देख लेना, किसी दिन वो आपकी नाक कटवा देगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया।
मैंने तुरंत उसे जवाब दिया कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं है। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। तुम उसे अपने जैसा समझने की कोशिश मत करो तो ही अच्छा होगा। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बातें मेरे मन में घूमती रहीं। मुझे उसकी बातों से बहुत दुख हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रही थी, जबकि वो खुद मेरे बेटे के साथ कोर्ट मैरिज करके इस घर में आई थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी, लेकिन दिव्या अभी तक घर वापस नहीं आई थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद टेस्ट लंबा चल गया होगा या वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर रुक गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब मेरा दिल घबराने लगा। मैंने उसके कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि दिव्या कॉलेज में है या नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या आज कॉलेज आई ही नहीं, तो ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मेरे मन में तरह तरह के डर आने लगे। मैं बार बार सोच रही थी कि मेरी बेटी आखिर गई कहाँ है, क्या वो ठीक है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैं बहुत परेशान होकर घर में इधर उधर टहलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी जहाँ भी हो सुरक्षित हो। मैं इसी चिंता में बैठी हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने गेट खोला और सामने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने मेरी बेटी दिव्या खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी खड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके गले में मंगलसूत्र था और उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा कि ये लड़का कौन है और तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्या है? क्या सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या किया है? दिव्या ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा कि माँ, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती थी। मुझे पता था कि आप और भाई कभी भी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने दुख और गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? तुम्हें हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। जब तुम्हारे भाई को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? लेकिन उसने बिल्कुल बेपरवाही से कहा कि माँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या भाई क्या सोचेंगे। मुझे वही करना था जो मैंने किया है और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे अंदर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही, लेकिन मेरे पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ महीनों पहले मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी और अब मेरी बेटी ने भी वही किया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इज्जत मेरे सामने टूटकर बिखर गई हो। मेरी बेटी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से मुझे कितना दुख होगा। कुछ देर के बाद जब राहुल को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने आपके और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं उससे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करूंगा और ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। अगले दिन दिव्या का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि माँ, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि वो सुरक्षित है। उसके बाद वो कभी कभी मुझे फ़ोन कर लिया करती थी और अपना हालचाल बता देती थी, लेकिन मेरे दिल का दर्द फिर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरा घर पहले जैसा नहीं रहा था और मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि काश मैंने अपने बच्चों की परवरिश पर सही समय पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी इस तरह बिखरी हुई ना होती। कभी कभी दिव्या का फोन आ जाया करता था और जब भी उसका फोन आता था उसकी आवाज़ पहले जैसे खुश नहीं होती थी। उसकी आवाज़ में उदासी और थकान साफ सुनाई देती थी। वो धीरे धीरे मुझसे अपने मन की बातें कहती थी और हर बार उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो जाता था। वो कहती थी कि माँ, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। वो दिन रात मुझे ताने देती रहती है और कहती रहती है कि मुझे कोई काम नहीं आता। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मैं उनके घर के लायक नहीं हूँ। मेरी बेटी ये सब कहते हुए अक्सर रोने लगती थी।
वो कहती थी कि उसका पति भी अब उससे नाराज रहने लगा है। वो कहता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल भी नहीं रख सकती, तुम घर का काम भी ठीक से नहीं करती। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर नहीं आया था। वो हमेशा अपनी माँ का ही साथ देता है और कभी भी मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलता। ये सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता था, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी बेटी रोते हुए उससे अपनी तकलीफ बता रही हो और वो उसकी मदद भी ना कर पाए। मैं उससे पूछती थी कि तुमने तो अपनी पसंद से शादी की थी, तो अब वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? वो तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? तब दिव्या मुझे बताती थी कि उसकी सास उसके पति के कान भरती रहती है। वो हर समय उसे मेरे खिलाफ भड़काती रहती है और कहती रहती है कि तुम्हारी बीवी से कोई काम नहीं होता। उससे अगर किसी काम को कहो तो वो उसे भी खराब कर देती है। और सच कहूँ तो इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी थी, क्योंकि मेरी बेटी ने कभी घर का कोई काम किया ही नहीं था। उसने कभी रसोई में समय नहीं बिताया था। उसे तो ये भी ठीक से नहीं पता था कि चाय कैसे बनाई जाती है। वो हमेशा कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी और पार्टियों में समय बिताती थी। घर के काम को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। और जब उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी, तो इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं उसे हमेशा यही समझाती थी कि बेटा, थोड़ा धैर्य रखो और धीरे-धीरे घर का काम सीखो, अपनी सास की मदद करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हर बार मुझे यही कहती थी कि माँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे मौका ही नहीं देती। वो हर काम में मुझ में कमी निकाल देती हैं और मुझे हर समय नीचा दिखाती रहती हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी और मेरे मन में एक अजीब सा दर्द उठता था, क्योंकि मुझे बार-बार अपने पुराने दिन याद आने लगते थे। मुझे याद आता था कि कभी मैंने भी अपनी ननंद के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। मैं उससे हर समय काम करवाती रहती थी और उसे अपने बराबर नहीं समझती थी। शायद आज उसी का फल मुझे मिल रहा था। मेरी बेटी वही सब झेल रही थी जो कभी मैंने किसी और के साथ किया था। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दिव्या कभी-कभी फ़ोन करके अपनी परेशानी बताती, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती रहती। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और दिव्या रोती हुई घर के अंदर आई। उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था, उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी, जैसे कई दिनों से उसने चैन की नींद नहीं ली हो। वो मेरे पास आई और रोते हुए बोली, माँ, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मुझसे वहाँ और नहीं रहा जाता। मैं अब किसी के ताने नहीं सुन सकती। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे गले लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी राहुल की नज़र उस पर पड़ गई। जैसे ही उसने दिव्या को घर में देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले गया और गुस्से में बोला, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम वापस चली जाओ। दिव्या जोर-जोर से रोने लगी और उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तब मैंने पहली बार अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने राहुल से कहा, राहुल, ये घर जितना तुम्हारा है, उतना ही मेरी बेटी का भी है। और तुम ये मत भूलो कि तुमने भी अपनी पसंद से शादी की थी। एक दिन तुम भी अपनी पत्नी को लेकर मेरे सामने खड़े हो गए थे और कहा था कि तुम उससे शादी कर चुके हो। उस दिन मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था और आज जब मेरी बेटी अपने दुख में अपने घर आई है, तो तुम उसे बाहर निकालने वाले कौन होते हो? मेरी ये बात सुनकर राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी पत्नी नैना अभी भी बोल रही थी। वो कहने लगी, आप तो अपनी बेटी की ही तरफदारी करेंगी, क्योंकि आप उसकी माँ हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी को अपने साथ रखना है, तो फिर हम आपसे अलग हो जाएंगे। हम इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर मेरा बेटा भी उसकी तरफ से बोलने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो गई हों। मेरा सर चकराने लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। वो मेरे सामने बैठकर मुझे बताने लगी कि उसके ससुराल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो बता रही थी कि कैसे उसकी सास उसे हर बात पर डांटती रहती है और कैसे उसका पति भी अब उससे दूर हो गया। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। मैंने तुरंत दिव्या को चुप रहने का इशारा किया। वो डर गई और चुप हो गई। कुछ देर के बाद मैं धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वहाँ मेरी बहू ही खड़ी होगी, क्योंकि मुझे उसकी आदत अच्छी तरह पता थी। जब भी राहुल मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करता था, तो वो बाहर खड़ी होकर
हमारी बातें सुनती रहती थी। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी। दिव्या अब हमारे साथ घर में रहने लगी थी, लेकिन नैना उसे हर दिन ताने देती रहती थी। वो कहती थी कि ये घर उसके पति के मेहनत से चलता है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी और का खर्चा उठा सके या किसी को इस तरह अपने घर में रख सके। मैं उसकी बातें सुनकर चुप रह जाती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उसे कुछ भी कह दिया तो वो रात में मेरे बेटे के कान भर देगी और उसे हमारे खिलाफ भड़का देगी। और सच ये था कि इस घर के अलावा हमारा कोई और सहारा भी नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती, यही सोचकर मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। लेकिन हर रात जब मैं अकेली होती थी तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मुझे याद आता था कि कभी मैंने भी अपनी ननंद के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। मैं उससे हर समय काम करवाती थी और उसे अपने से कम समझती थी। आज वही सब मेरी बेटी के साथ हो रहा था और मेरी बहू वही सब उसके साथ कर रही थी जो मैंने कभी किसी और के साथ किया था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता था और कई बार मुझे लगता था कि शायद ये सब मेरे अपने कर्मों का ही फल है। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते अपनी बेटी का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था और मैं हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से शांति और खुशी लौट आए, क्योंकि अब मुझसे उसका दुख और उसकी बेबसी देखी नहीं जा रही थी। एक दिन सुबह का समय था। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और फिर नाश्ता तैयार करने लगी। उस दिन मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं एक भारीपन था। मैं नाश्ता बनाकर प्लेट में रख रही थी ताकि मैं और दिव्या अपने कमरे में बैठकर आराम से खा सकें। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैंने ट्रे में नाश्ता रखा और अपने कमरे की तरफ चलने लगी। तभी जैसे ही मैं राहुल और नैना के कमरे के पास से गुजरी, मुझे अंदर से उनकी बातों की आवाज़ सुनाई दी। मैं पहले तो आगे बढ़ने ही वाली थी, फिर अचानक राहुल की बात मेरे कानों में साफ सुनाई दी। इसलिए मैं अनजाने में ही दरवाजे के बाहर रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। राहुल अपनी पत्नी से कह रहा था, नैना, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ और मेरी बहन को थोड़ा समझ आ जाए। बचपन से मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्होंने मेरी बुआ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और शायद वही सब देखकर दिव्या भी बहुत बिगड़ गई और माँ भी कभी अपनी गलती समझ नहीं पाई। इसलिए मैं उनके सामने इतना कठोर बनता हूँ ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। मैंने तुमसे भी ये सब करने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उन्हें लगे कि दूसरों को दुख देने का दर्द कैसा होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। राहुल की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना बुरा नहीं था जितना वो हमारे सामने बनकर दिखाता था। वो तो ये सब कुछ सिर्फ हमें सुधारने के लिए कर रहा था और उसकी पत्नी भी उतनी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रहकर सब सोचती रही। मेरे मन में अपने पुराने दिन घूमने लगे। मुझे अपनी ननंद याद आने लगी, जिसके साथ मैंने कभी बहुत कठोर व्यवहार किया था। मैंने उसे कभी अपना नहीं समझा था और उसे अपने से कम समझा था। शायद वही सब आज मेरे सामने वापस आ रहा था। कुछ पल के बाद मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही राहुल और नैना ने मुझे देखा, वो दोनों हैरान रह गए। राहुल बोला, माँ आप यहाँ? तब मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम दोनों की सारी बातें सुनाई दे गईं। ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपनी ननंद के साथ इतना गलत व्यवहार किया और शायद उसी का असर मेरी बेटी पर भी पड़ा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों ने जो नाटक किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे और दिव्या को समझ आ जाए, और सच में अब हमें समझ आ गया। इतना कहते कहते मैं और ज्यादा रोने लगी। ये देखकर राहुल तुरंत मेरे पास आया। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोला, माँ, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दुख पहुंचा है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि आपको समझ आ जाए कि जो आपने किया वो सही नहीं था और जो दिव्या कर रही थी वो भी सही नहीं था। अगर उसे बचपन से सही परवरिश मिलती तो शायद वो आज इतनी परेशान न होती। मैंने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया और कहा कि हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। ये मेरी ही गलती है जो आज दिव्या ऐसी बन गई है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन शायद वो मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। तभी मेरी बहू नैना भी मेरे पास आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा कि माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर किया था। मैं तो बस राहुल के कहने पर ये सब कर रही थी
ताकि आपको और दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो सके। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया वो ठीक किया। अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करते तो शायद मुझे कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। मैं तुम दोनों की बहुत आभारी हूँ। इतना कहकर मैंने राहुल और नैना दोनों को गले लगा लिया। उसी समय अचानक दरवाजे के पास हल्की सी आवाज़ आई। हम तीनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ दिव्या खड़ी हुई थी। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे हमारे पास आई और रोते हुए राहुल के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने आपकी और माँ की बात कभी नहीं मानी और हमेशा अपनी मर्जी से सब कुछ किया। फिर उसने नैना की तरफ देखा और कहा कि भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दिव्या ये कहते कहते रोने लगी। राहुल ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, अब पुरानी बातें भूल जाओ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो वही सबसे बड़ी बात है। नैना ने भी उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि हमारा परिवार फिर से एक साथ हो गया। घर का माहौल बदल गया। हम सब एक दूसरे को समझने लगे थे। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत गए। फिर एक दिन अचानक दिव्या का पति उसे लेने हमारे घर आ गया। वो बहुत ही शांत और विनम्र होकर आया। उसने आते ही दिव्या से माफ़ी मांगी और कहा, अगर मेरी माँ ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर वापस चलो। उसके साथ उसकी माँ भी आई थी। उन्होंने भी दिव्या से कहा कि बेटा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि घर चलाने के लिए काम करना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन तुम तो घर छोड़कर चली आई और उसके बाद से मेरा बेटा बहुत उदास रहता है। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ घर वापस चलो। ये सब सुनकर दिव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने भी उसे समझाया कि अगर तुम्हारा पति खुद तुम्हें लेने आया है और वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है तो तुम्हें उसके साथ वापस जाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा घर है। दिव्या ने मेरी बात मान ली और अपने पति के साथ वापस चली गई। आज वो अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी जी रही है और मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखा दी कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और किसी को बिना वजह दुख देते हैं तो एक दिन वही सब हमारे पास लौटकर ज़रूर आता है। मुझे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि मैंने अपनी ननंद के साथ जो किया था वो गलत था और वही सब किसी न किसी रूप में मुझे भी सहना पड़ा। लेकिन मैं ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इतना समझदार बेटा दिया, जिसने मुझे सही और गलत का फ़र्क समझाया और मेरे परिवार को फिर से एक साथ जोड़ दिया। अब मैं हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि अपने घर में प्यार और समझ बनाए रखूँ, ताकि कभी भी फिर से ऐसी गलतियाँ न हों। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।